रात का सन्नाटा है। कमरे में दिया जल रहा है और रुमैसा सो रही है। खिड़की से कोई उसे देख रहा है। तभी रुमैसा की आंख खुल जाती है। वो डर कर सिमट जाती है और तुरंत दिया बुझा देती है। खिड़की के बाहर अंधेरे में खड़ा इंसान गुस्से में तिलमिला उठता है। हाँ, अब इसको दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं। इसने मुझसे अपना चेहरा छिपाने की हिम्मत कैसे की। हाँ। फिर वो वहां से बड़बड़ाते हुए तेजी से निकलता है। बहुत जल्द मैं आऊंगा रुमैसा, और देखना तुमको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, भुगतनी पड़ेगी। हाँ। वो गुस्से में आगे बढ़ता है और मोड़ पर सामने से आते एक आदमी से टकराकर गिर जाता है। चांद की रोशनी में इस बूढ़े को पहचान जाता है और हैरान रह जाता है। सुन, अगर इस बारे में किसी को कुछ भी बताया ना तो तुझे सीधा नरक में पहुंचा दूंगा। चल भाग यहां से, अरे निकल। आदमी डर कर वहां से भाग जाता है। शमशेर चौधरी अपनी मूंछों पर ताव देकर हंसने लगता है। आज तक किसी को भी अपने इस रहस्य का पता नहीं लगने दिया, तो ये क्या बताएगा। अब तो रुमैसा को हासिल करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अंधेरा होने के बाद रुमैसा बिस्तर पर सिर रखकर फूट फूट कर रो रही होती है। तभी उसका पिता गोविंद कमरे में लालटेन लेकर आता है। रुमैसा बेटी, इस तरह से काहे रो रही हो? क्या हुआ तुम्हें? बताओ बेटा, क्या बात है? रुमैसा डर के मारे बोल नहीं पाती और रोते हुए उंगली से खिड़की की तरफ इशारा कर देती है। गोविंद खिड़की को देखता है और सब समझकर अंदर से सहम जाता है। बेटी बेटी, अब इस बारे में किसी से कुछ भी मत कहना। शांत हो जाओ बेटी, शांत हो जाओ। मैं इसके लिए कुछ करता हूँ बेटी, कुछ करता हूँ मैं। अगली सुबह गोविंद परेशान हाल में गांव के ठाकुर के पास पहुंचता है और रोते हुए उनके पैरों में बैठ जाता है। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, मेरी रक्षा कीजिए। आप कैसे भी करके मेरी बेटी रुमैसा का विवाह किसी से करवा दीजिए। उसकी जिंदगी को बहुत बड़ा खतरा है ठाकुर साहब। मैं अपनी जवान बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। क्यों गोविंद, बड़े आए थे अपनी बेटी को शहर में पढ़ाने वाले, अब कोई तुम्हारी बेटी का हाथ थामने को तैयार नहीं है, तो आखिर में लौट कर बुद्धू मेरे पास ही आए ना। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई ठाकुर साहब, जो मैंने पहले आपकी बात नहीं मानी। अब आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस मेरी बेटी का विवाह कहीं तय करवा दीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। सुनो रे, जाओ और गांव पड़ोस में इस गोविंद की बेटी के लिए कोई वर ढूंढो और देखो, अगर कोई इसके घर रिश्ता लेकर जाए तो मान जाए। समझ गए? जाओ। ठाकुर साहब, अब मैं चलता हूँ। मुझे अब पूरा यकीन है कि आपने कहा है तो अब मेरी बेटी की शादी जरूर हो ही जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। फिर गोविंद घर पर लौट आता है और ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और घर पर कोई भी रिश्ता लेकर नहीं आता। क्या बताए, बहुत दिन हो गए बेटी, पर ठाकुर साहब के कहने के बाद भी कोई रिश्ता हमारे घर लेकर आया नहीं। अब क्या होगा हमारा समझ ही नहीं आता है। पिताजी, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है। मैं दिखने में भी अच्छी हूँ, फिर भी न जाने इस गांव में ऐसा क्या है जो कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार ही नहीं है। अरे बस 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 बस, धीरज रखो बेटी,
भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हाँ, बस बस बस। दोनों परेशान होकर बैठे होते हैं कि तभी कौशल्या अपने बेटे गौरव और बेटी प्रियंका को लेकर वहां आ जाती है। उन्हें देखकर गोविंद खड़ा हो जाता है। आप दोनों कौन है बहन जी? भाई साहब, मैंने सुना है कि आप अपनी बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, इसलिए अपने बेटे गौरव का रिश्ता आपकी बेटी के लिए लेकर आई हूँ। हाँ, क्या सच में? सच में? मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। रुमैसा बेटी, जल्दी से अंदर मेहमानों के बैठने के लिए बिछावन ठीक कर दो। मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम करता हूँ। जल्दी करो, जल्दी करो। जी पिताजी, मैं अभी करती हूँ। रुमैसा अंदर जाती है। कौशल्या मुस्कुराते हुए गोविंद को देखती है। अरे भाई साहब, इतना घबराइए मत। मैंने आपकी बेटी को कई बार देखा है। मुझे पता चला है कि आपके गांव में कोई रिश्ता नहीं हो रहा, लेकिन आपकी बेटी के गुण देखकर मैंने सोचा कि मैं अपने बेटे गौरव का ब्याह तो इसी से करूंगी। क्यों गौरव बेटा, तुम्हें लड़की पसंद है ना? हाँ माँ, लड़की तो मुझे पसंद है, लेकिन मैं यहाँ कुछ दिन रहकर अच्छे से देखूंगा और तहकीकात करूंगा कि ये लड़की हमारे घर के लायक है भी या फिर नहीं। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे भी देखना है कि होने वाली भाभी हमारे ऊंचे खानदान में फिट बैठती भी है या नहीं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई साहब, हम कुछ दिनों तक मेहमान बनकर आपके घर में रहेंगे। अगर हमारी खातिरदारी अच्छी हुई तो हम इस रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। अगर मैंने कह दिया कि हमारे घर में अभी उतना खाने पीने का सामान नहीं है तो ये रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी के लिए कोई आया है। नहीं 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 नहीं, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ हो, मैं ये विवाह जरूर कराऊंगा। हाँ, आप चिंता मत करिए बहन जी। आप लोगों को जितने दिन रहना है आराम से रहिए। आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है, चिंता ना करिए। हाँ ठीक है, तो चलिए हम घर के अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद गोविंद पैसों की चिंता में परेशान हो जाता है। मैंने हाथ तो कर दिया, पर इनके ठाठ बाट के आगे मैं खाने पीने का इंतजाम कैसे करूंगा। जाता हूँ, ठाकुर साहब से कुछ पैसे ही उधार मांग के लाता हूँ। गोविंद तुरंत ठाकुर की हवेली पहुँचता है। ठाकुर उसे देखकर मुस्कुराता है। आओ 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 गोविंद, आओ आओ आओ। आखिर तुम्हारी बेटी का रिश्ता कहीं तय हुआ या फिर नहीं? ठाकुर साहब, आज ही कौशल्या नाम की एक औरत अपने बेटे और बेटी के साथ में आई तो है, लेकिन ठाकुर साहब, वो लोग कुछ दिनों तक हमारी मेहमान नवाजी देखना चाहते हैं, तब जाकर हाँ करेंगे। गोविंद, अरे भाई, मैंने ही उन्हें तुम्हारे घर भेजा है। मैं खुद उनके घर गया था और तुम्हारी बेटी की तारीफ की, तब जाकर वो माने हैं। हाँ, और सुनो, ध्यान रखना, सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, जी जी बिल्कुल ठाकुर साहब। पर समस्या ये है ठाकुर साहब कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत थी ताकि मैं मेहमानों को अच्छा खाना पीना खिला सकूं। आप थोड़े पैसे उधार दे देते तो मैं देखो गोविंद, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता। पिछले ही महीने मैंने एक बड़ी जमीन खरीदी है जिसमें मेरे सारे पैसे चले गए। अभी मेरे पास बिल्कुल नकद नहीं है, तुम्हें खुद ही इंतजाम करना पड़ेगा, समझ गए? चलिए ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास नहीं है पैसे तो कौनो बात नहीं, मैं खुद मेहनत मजदूरी करके पैसों का इंतजाम करूंगा। ठीक है, चलिए राम राम। गोविंद वहां से लौट आता है और रात बीत जाती है। अगली सुबह कौशल्या के बच्चे नखरे करने लगते हैं। माँ, मुझे बहुत जोरों से लीची खाने का मन कर रहा है। इन लोगों से कहो कि हमारे लिए बाग से ताजा लीची तोड़ कर लाएं। हाँ, और मुझे भी रसीले आम खाने हैं। मेरा तो बहुत दिनों से ताजा आम खाने का मन था। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं।
इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम सब यहीं बैठो, मैं तुम लोगों के लिए अभी ताजा लीची और आम का प्रबंध करके आता हूँ। हाँ। गोविंद बाहर जाने लगता है। कमरे के कोने में खड़ी रुमैसा ये सब देख रही होती है। मेरे पिताजी इन लोगों की इच्छा पूरी करने के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, जबकि हमारे खुद के घर में एक वक्त का अनाज मुश्किल से आता है। हे भगवान, अब ये इन सब का इंतजाम कैसे करेंगे। गोविंद गांव के एक बाग के मालिक रमेश के घर जाता है और उसका दरवाजा खटखटाता है। अरे 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 अरे, क्या बात है गोविंद काका, सुबह सुबह मेरा दरवाजा क्यों पीट रहे हो, क्या हो गया? रमेश बेटा, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं, उन्हें ताजा आम और लीची खानी है। तुम मुझे अपने बगीचे से कुछ फल दे दो तो बड़ा 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 कृपा हो जाएगी तुम्हारी। अरे काका, आप तो जानते ही हैं कि इस बार पेड़ों पर बहुत कम फल आए हैं, इसीलिए इस मौसम में आम और लीची के दाम बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो तुम चिंता ना करो रमेश, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा, बस आज दे दो। ठीक है काका, अगर पैसे नहीं है तो आपको इसके बदले पूरी रात मेरे बगीचे की रखवाली करनी होगी, वो भी जाग कर। अगर आप तैयार हैं तो मैं फल दे दूंगा। हाँ 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 हाँ, अब मुझे मंजूर है बेटा, सब मंजूर है, मैं पूरी रात रखवाली करूंगा। ठीक है। रमेश फल तोड़कर दे देता है। गोविंद खुशी खुशी उन्हें लेकर घर आता है और मेहमानों के आगे परोसता है। अरे वाह, ये तो बहुत रसीले हैं, ऐसा स्वादिष्ट फल मैंने पहले कभी नहीं खाया। सच में माँ, लगता है ये लोग हमारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। खातिरदारी तो अच्छी है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी कल क्या खाना है। ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम ढलते ही गोविंद अपना वादा पूरा करने के लिए चुपके से घर से निकल पड़ता है। गोविंद जैसे ही घर के मुख्य दरवाजे से निकलने लगता है, तभी रुमैसा उसे देख लेती है और उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या पिताजी, आप इतनी रात को अकेले कहाँ जा रहे हैं? बेटी, जो ताजा आम और लीची मैं मेहमानों के लिए लेकर आया था ना, उसके बदले मुझे पूरी रात रमेश के बगीचे की रखवाली करनी है, इसलिए जा रहा हूँ। पर पिताजी, आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं रहती और इस उम्र में आप पूरी रात जागकर खेतों में कैसे खड़े रहेंगे? अरे ये सब छोड़ बेटी, बड़ी मुश्किल से तुम्हारा रिश्ता तय हो रहा है, बस मैं यही सोचकर बड़ा खुश हूँ। तुम जाओ और आराम करो, मुझे मेहनत करने दो। आज मैं कष्ट सहूंगा तभी तो तुम्हारा घर सुख से बसेगा, है ना? चलो। गोविंद वहाँ से चला जाता है। पूरी रात जागकर बगीचे की पहरेदारी करने के बाद सुबह की पहली किरण के साथ वो थका हारा घर लौटता है। उसे देखते ही कौशल्या अपनी मांग सामने रख देती है। अरे भाई साहब, मैं सुबह सुबह उठी हूँ, मुझे घड़े का ठंडा पानी पीने की आदत है, पर आपके घर में जो पुराना घड़ा है उसमें पानी ठंडा ही नहीं होता। अरे आप चिंता मत करिए बहन जी, मैं अभी बाजार जाकर नया घड़ा लेकर आता हूँ और आपके लिए ठंडे पानी का इंतजाम करता हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। रुकिए रुकिए। तभी रुमैसा वहाँ आ जाती है और अपने पिता की हालत देखकर भावुक हो जाती है। पिताजी, आप ये सब क्या कर रहे हैं? इन लोगों की फरमाइशें रोज बढ़ती ही जा रही है और आप एक मजदूर की तरह इनकी हर बात पूरी किए जा रहे हैं। बेटा, ये लड़के वाले हैं, अगर मैंने इनके आदर सत्कार में कोई कमी छोड़ दी तो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मुझे ये सब करना ही पड़ेगा बेटा। चलो तुम अंदर जाओ, मैं नया घड़ा लेकर आता हूँ, जाओ। गोविंद फिर से बाजार की तरफ चल देता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन कमरे में प्रियंका और कौशल्या आपस में बातें कर रही होती हैं। माँ, इतने दिन हो गए हमें यहाँ रहते हुए, पर मुझे यहाँ कुछ खास अच्छा नहीं लगा। इन लोगों ने सेवा तो की, पर इनके यहाँ वो ठाट बाट नहीं है। हाँ प्रियंका, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। अब मुझे इनसे खुलकर आगे की बात करनी ही होगी।
तभी हाथ में सामान लिए गोविंद वहां आता है। बहन जी, आप लोगों को कुछ और चाहिए क्या? देखिए भाई साहब, हम इतने दिनों से आपके यहाँ मेहमान बनकर रह रहे हैं। अब मैं सीधे मुद्दे की बात पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी को दान दहेज में क्या दोगे? बहन जी, अब क्या बताए, रुमैसा तो मेरी इकलौती बेटी है। मेरे पास कोई धन दौलत तो नहीं है, अब बस ये छोटा सा घर है और इसके आगे की थोड़ी सी जमीन है। मैं अपनी बेटी को दहेज में यही दे दूंगा। क्या? ये मामूली सा घर और जमीन? मैं अपने इकलौते बेटे का ब्याह इस छोटे से टुकड़े के लिए नहीं करने वाली। मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, उसके पास सब कुछ है। मैं उसकी शादी किसी बड़े और अमीर घर में करूंगी, ना कि इस तरह के कंगाल परिवार में। अरे ऐसा मत कहिए बहन जी, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है। वो आपके घर की बहुत सेवा करेगी। आपको एकदम ऐसा लगेगा कि जैसे आपके घर में लक्ष्मी आ गई है। कृपया करके ये रिश्ता तोड़िए मत, मेरी बात मानिए। कौशल्या उसकी एक नहीं सुनती और अपने बेटे गौरव और प्रियंका को लेकर तुरंत वहां से चली जाती है। गोविंद वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। मैंने इतने दिनों तक हाथ जोड़कर इनकी गुलामी की, इनके सत्कार के लिए कर्ज लेकर सब कुछ दांव पर लगा दिया, पर फिर भी मेरी बेटी का भाग्य नहीं जागा। अंदर खड़ी रुमैसा ये सब देख लेती है और उसके आंसू निकल पड़ते हैं। मेरे पिताजी ने मेरी शादी के लिए कितने कष्ट सहे, पर फिर भी बात नहीं बनी। मेरे कारण उनके पैरों में छाले पड़ गए और हाथों में कट्टे आ गए। मैं कितनी अभागन हूँ। रुमैसा गुमसुम होकर अपने कमरे में चली जाती है। रात के 12 बजते ही खिड़की पर फिर वही बूढ़ा शमशेर चौधरी आता है और अंदर झांकने लगता है। तभी रुमैसा की आंखें खुल जाती हैं। वो शमशेर चौधरी की परछाई देखकर खिड़की की तरफ बढ़ती है। आज तो मैं इसका पीछा करके ही रहूंगी। ये शख्स रोज आधी रात को खिड़की से मुझे घूरता है। आज मुझे इसका सच जानना ही होगा कि ये कौन है और मेरे पीछे क्यों पड़ा है। रुमैसा चुपके से घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलती है। आगे आगे शमशेर चौधरी तेजी से कदम बढ़ाते हुए घने जंगल की तरफ चलने लगता है। रुमैसा उसका पीछा करती है, पर तभी झाड़ियों के पीछे शमशेर चौधरी अचानक उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। रुमैसा उसे ढूंढ रही होती है कि तभी सामने से गांव का एक लड़का अनिकेत वहां आ जाता है। अरे कौन हो तुम, और इतनी रात को इस सुनसान और घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? वो भैया, दरअसल हमारी एक गाय खूंटे से खुलकर जंगल की तरफ भाग गई थी, तो मैं बस उसी को ढूंढने यहाँ तक चली आई। देखो, तुम्हारी बात तो ठीक है, पर इतनी रात को इस तरह अकेले जंगल में घूमना सुरक्षित नहीं है। यहाँ जंगली जानवरों का खतरा रहता है। तुम्हें अभी तुरंत अपने घर जाना चाहिए। हाँ भैया, आप सही कह रहे हैं। मैं अभी वापस घर जा रही हूँ। रुमैसा वहाँ से मुड़कर तेज कदमों से अपने घर की तरफ चली आती है। वहीं अनिकेत को आते देख शमशेर गुस्से में फुसफुसाया। अरे कहाँ रह गया था अनिकेत? चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। वो बस रास्ते में लौटते वक्त थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि आपने जिस गांव में जाने के लिए कहा था मैं वहीं गया हुआ था। देखो, मैं एक लड़की से प्रेम करता हूँ और मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे लिए उसके पास विवाह का रिश्ता लेकर जाना होगा। हाँ तो ठीक है चाचा, आप कह रहे हैं तो मैं वह रिश्ता लेकर जरूर जाऊंगा। हाँ, तो तुम्हें यहाँ से जाना है और गांव के किनारे जो सबसे पहला घर है ना, उसी में ये रिश्ता लेकर जाना है। अब मैंने जो कहा है, मेरी उस बात को टालना मत।
शमशेर चौधरी वहाँ से चला जाता है, लेकिन अनिकेत भारी मन से वहीं खड़ा रह जाता है। मैं क्या करूं? मुझे ना चाहते हुए भी एक बुरे इंसान का रिश्ता लेकर जाना होगा। अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो वो मुझे अपनी सारी जमीन जायदाद से बेदखल कर देंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के नाम पर है। अनिकेत परेशान हो जाता है और ऐसे ही वो रात बीत जाती है। अगली सुबह होते ही अनिकेत शमशेर का रिश्ता लेकर वहाँ से निकल पड़ता है और रुमैसा के घर पहुँच जाता है। जैसे ही घर के अंदर से रुमैसा बाहर आती है, उसे देखकर अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे ये क्या? इतनी खूबसूरत लड़की का विवाह चाचा से, उस बूढ़े इंसान से? अगर मैं ये रिश्ता इस लड़की को देता हूँ तो इसकी तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर रिश्ता नहीं देता तो मेरी तीन बहनें हैं, उनका विवाह कैसे होगा? मैं तो बीच में फंस गया। अनिकेत बिना कुछ कहे उल्टे पैर वहाँ से निकल पड़ता है और तालाब के किनारे आकर परेशान होकर बैठ जाता है। तभी उसका पीछा करते हुए रुमैसा वहाँ आ पहुँचती है। आप क्यों आए थे मेरे घर? और फिर बिना कुछ बोले अचानक क्यों चले गए? वो मैं तो बस आपके घर कर्ज लेने आया था, लेकिन आपकी पारिवारिक अवस्था ऐसी थी कि मैं आपसे कुछ मांग ही नहीं पाया। आजकल जो भी हमारे घर पर आता है, मैं तो यही सोचती हूँ कि शायद कोई विवाह का रिश्ता लाया होगा, ताकि उस रात को खिड़की से मुझ पर नजर रखने वाले रहस्यमय आदमी से मेरी जान बच जाए। पर अच्छे रिश्ते तो शायद अब इस दुनिया में बचे ही नहीं है। मेरे पिताजी मेरे कारण कितने परेशान हैं। इतना सोचकर रुमैसा वहाँ से उदास होकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ हवेली में शमशेर चौधरी बेचैन होकर बैठा था। तभी अनिकेत वापस आता है। क्यों अनिकेत, तुमने मेरे रिश्ते की बात की उससे? नहीं चाचा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो लड़की अभी इतनी जवान और खूबसूरत है, मैं उससे आपके विवाह की बात कभी नहीं कर सकता। क्या बात करते हैं आप? अनिकेत गुस्से में वहाँ से पैर पटकते हुए चला जाता है। शमशेर चौधरी का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब मुझे खुद ठाकुर के पास जाना ही होगा। शमशेर चौधरी तुरंत वहाँ से निकलकर ठाकुर की हवेली पहुँच जाता है। ठाकुर उसे अचानक आया देख हैरान हो जाता है। आओ 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 शमशेर, आओ आओ, बताओ भाई, आज कैसे आना हुआ? ठाकुर, मैं गोविंद की बेटी रुमैसा से विवाह करना चाहता हूँ। क्या? अरे शमशेर, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? मेरा एक छोटा भाई था जिसकी पत्नी मर गई थी। अरे वो तो सिर्फ 30 साल का ही था, फिर भी गोविंद ने अपनी बेटी का विवाह उससे नहीं किया। तो फिर तुम जैसे 62 साल के बुढ़े से वो अपनी फूल जैसी बेटी का विवाह कैसे कर देगा? तो ठाकुर, सीधे शब्दों में सुन लो, या तो तुम उस लड़की का विवाह मुझसे करा दो, नहीं तो मैं पूरे गांव में रुमैसा को इस कदर बदनाम कर दूंगा कि वो किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहेगी। समझ लेना। गांव में लड़की की इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता, इसलिए ठाकुर शमशेर की धमकी के आगे मजबूर हो जाता है। अच्छा ठीक है, शांत हो जाओ। मैं अभी गोविंद को यहीं बुलवाता हूँ। रमेश, अरे देख क्या रहा है, जा जल्दी से गोविंद को यहाँ लेकर आ। थोड़ी ही देर में रमेश हांफते हुए गोविंद को लेकर हवेली आ जाता है। प्रणाम ठाकुर साहब, क्या बात है? क्या हो गई? आपने मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलवाया? देखो गोविंद, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, अपनी बेटी रुमैसा का विवाह इस शमशेर चौधरी से कर दो, नहीं तो तुम्हारी बेटी की इज्जत पूरे गांव में नीलाम हो जाएगी। नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या बात करते हैं?
मैं भला अपनी मासूम सी बेटी का विवाह इतने बूढ़े इंसान से कैसे कर सकता हूँ? अरे ये तो जीते जी कुएं में ढकेलने जैसा हो गया। देख गोविंद, अगर तुमने इस विवाह के रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहा, ना कहा, तो तुम्हारे और इस पूरे गांव के साथ मैं क्या करूंगा, ये कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ। शमशेर चौधरी गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ठाकुर गहरी सांस लेकर गोविंद के कंधे पर हाथ रखता है। देख गोविंद, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। शमशेर ने जो कह दिया वो उसे पूरा करके ही रहेगा। अब ये पूरे गांव की इज्जत का सवाल है। तुम्हें अपनी बेटी का विवाह इसी से करना ही होगा। गोविंद रोता और परेशान होता हुआ अपने घर आता है। उसे इस हालत में देखकर रुमैसा दौड़ती हुई आती है। क्या हुआ पिताजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? बेटी, तुम्हारी शादी एक बूढ़े इंसान से तय हो गई है। मैं एक लाचार बाप हूँ जो चाह कर भी इस अनर्थ को नहीं रोक पा रहा हो, नहीं रोक पा रहा। गोविंद रोते हुए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रुमैसा के आंसू बहने लगते हैं, पर उसकी आंखों में दृढ़ता आ जाती है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर मैं ये अन्याय भरा विवाह कभी नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। ऐसे ही वो पूरा दिन रोते बिलखते बीत जाता है और आधी रात होते ही रुमैसा चोरी छिपे अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकल पड़ती है। वो जान बचाने के लिए जंगल के रास्ते भागने लगती है। तभी झाड़ियों के पीछे छिपा रमेश उसे देख लेता है। अच्छा, तो ये गोविंद की बेटी यहाँ से भाग रही है। मुझे ये बात तुरंत जाकर शमशेर चौधरी को बतानी होगी, तभी तो मुझे मेरा इनाम मिलेगा। रमेश वहाँ से भागते हुए शमशेर चौधरी के पास पहुँचता है। कहो रमेश, इतनी रात को इस तरह से भागते हुए कैसे आना हुआ? चौधरी साहब, आपका विवाह जिससे तय हुआ है ना, वो रुमैसा तो गांव छोड़कर जंगल के रास्ते से भाग रही है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरी गिरफ्त से बचकर नहीं भाग सकती। नहीं, अब देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ। शमशेर चौधरी गुस्से से पागल होकर तुरंत अपने घर से बाहर निकल पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ रुमैसा घने जंगल में हाँफते हुए तेजी से आगे बढ़ रही होती है कि तभी अचानक सामने के मोड़ से अनिकेत बाहर आ जाता है और उसका रास्ता रोक लेता है। रुक जाओ रुमैसा, तुम इस तरह से आधी रात को भागकर कहीं नहीं जा सकते। अनिकेत, तुम तो वही हो ना, प्लीज मेरी मदद करो। एक बूढ़ा दुष्ट इंसान मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता है और मैं उससे विवाह नहीं करना चाहती। मुझे यहाँ से भागने के लिए कोई सुरक्षित स्थान बता दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। देखो रुमैसा, जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा चाचा है, और तुम्हें मेरे चाचा शमशेर चौधरी से विवाह करना ही होगा। तुम कैसे इंसान हो अनिकेत, जो एक बूढ़े और पापी इंसान से मेरा विवाह करने के लिए कह रहे हो? कहीं कहीं उस दिन भी तुम मेरे लिए इसी घटिया रिश्ते को लेकर तो नहीं आए थे? हाँ, क्योंकि मेरे चाचा ने मुझे साफ शब्दों में कहा था कि मुझे तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे घर जाना होगा, लेकिन उस सुबह तुम्हारी उम्र और तुम्हारी मासूम खूबसूरती को देखकर मेरे मुंह से उनका रिश्ता नहीं निकला। लेकिन अब उन्होंने मुझे साफ धमकी दी है कि अगर मैंने ये विवाह नहीं करवाया तो वो मुझे घर और जमीन से बेदखल कर देंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई इंसान अपने स्वार्थ के लिए एक बेकसूर लड़की की जिंदगी इस तरह बर्बाद कर सकता है। तुम सब एक जैसे हो। फिर रुमैसा गुस्से में अनिकेत को जोर का धक्का दे देती है और तेजी से आगे निकल पड़ती है। वो थोड़ी ही दूर आगे जाती है कि तभी अचानक जंगल के घने कोहरे के बीच से सफेद कपड़ों में लिपटी एक रहस्यमयी लड़की उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है।
रुक जाओ रुमैसा, उस बूढ़े से विवाह कर लो, अन्यथा ये पूरा गांव जलकर खत्म हो जाएगा। उसकी बात मान लो, इसी में सबकी भलाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी उस बूढ़े इंसान से विवाह नहीं कर सकती। तुम कौन हो जो मुझे ऐसा करने को कह रही हो? तुम भी तो एक लड़की हो ना, फिर तुम मेरी तकलीफ क्यों नहीं समझ रही? मैं तुम्हारी तकलीफ बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ रुमैसा, इसलिए तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा। इसी में सबकी भलाई है। तभी पीछे से हांफता हुआ शमशेर चौधरी वहां आ जाता है। अरे अरे रुक जाओ रुमैसा, रुक जाओ रुक जाओ। रुमैसा डरकर पीछे हटती है। तभी शमशेर चौधरी की नजर सफेद कपड़ों में खड़ी शनाया की रूह पर जाती है। उसे देखते ही शमशेर के हाथों से लाठी छूट जाती है और वो वहीं घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। अरे मुझे माफ कर दो सनाया, मुझे माफ कर दो। मेरी उस भयानक गलती की सजा आज तुम्हें इस तरह भटक कर मिल रही है। मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। ये क्या? अभी तो ये बूढ़ा मेरे साथ इतना खूंखार बन रहा था और अचानक इसे देखकर इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहा है? अब पछताने का क्या फायदा शमशेर? अगर उस वक्त तुमने मुझ पर विश्वास किया होता और गुस्से में आकर मुझे न मारा होता तो आज मैं तुम्हारी पत्नी होकर तुम्हारे साथ खुश रहती। ये तुम क्या बोल रही हो? ये तुम्हारी पत्नी है? तुम इतने बूढ़े हो और ये इतनी जवान लड़की, ये कैसे हो सकता है? रुमैसा, ये मेरी ही पत्नी सनाया है। वर्षों पहले मेरे एक दुश्मन ने इसके चरित्र को लेकर मेरे कानों में गलतफहमी भर दी थी और मैंने बिना सोचे समझे गुस्से में आकर अपनी ही नेक और बेकसूर पत्नी को मौत के घाट उतार दिया था। मैं तो हमेशा गरीबों की मदद करती थी, सबका भला चाहती थी, पर तुमने सच जानने का इंतजार तक नहीं किया शमशेर। हाँ सनाया, तुम्हारी मौत के बाद जब एक बूढ़ी औरत को सच पता चला तो उसने मुझे बद्दुआ दी थी। मैं वास्तव में बूढ़ा नहीं हूँ रुमैसा। मैं भी अनिकेत की तरह एक जवान मर्द हूँ, लेकिन उस श्राप के कारण मैं उसी पल 62 साल का बूढ़ा बन गया। श्राप से बूढ़े बन गए? पर फिर तुम मुझसे जबरदस्ती विवाह क्यों करना चाहते हो? क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने कहा था कि ये श्राप तभी टूटेगा जब इस गांव की सबसे सुंदर जवान लड़की मुझसे स्वेच्छा से विवाह करेगी, तभी मेरी सनाया की आत्मा को मुक्ति मिलेगी। मैं अपनी वासना के लिए नहीं बल्कि अपनी मृत पत्नी की मुक्ति के लिए तड़प रहा हूँ रुमैसा, पत्नी की मुक्ति के लिए। तभी झाड़ियों के पीछे से अनिकेत भी वहां आ जाता है। रुमैसा उसे देखकर अचरज में पड़ जाती है। अनिकेत, तुम यहाँ? पर तुम तो कहते थे कि तुम इनके सगे भतीजे हो। रुमैसा, कुछ दिन पहले ही हम इस गांव में आए थे। मेरे पिता ने बताया था कि शमशेर चौधरी उनके भाई हैं और हमारी जमीन उनके पास है। देखो, सच तो मुझे भी नहीं पता था, लेकिन जब मैंने देखा कि ये गरीबों को मुफ्त में अपनी जमीनें बांट रहे हैं तो मुझे ये भले इंसान लगे। मुझे श्राप के बारे में सही बताऊं कुछ भी नहीं पता था। हाँ, मुझे मेरी पत्नी चाहिए रुमैसा, पर मैं किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। तुम जाओ, भाग जाओ यहाँ से। मैं अपनी इस घिनौनी सूरत के साथ तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। जाओ। शमशेर चौधरी को अपनी गलती पर इस कदर रोता देख रुमैसा का दिल पिघल जाता है। उसे एहसास होता है कि शमशेर अंदर से बुरा नहीं है बल्कि परिस्थितियों का मारा है। नहीं शमशेर जी, मैं भागूंगी नहीं। मैंने सोचा था कि मैं एक लाचार लड़की हूँ जो किसी की मदद नहीं कर सकती, पर अगर मेरे एक कदम उठाने से आपकी पत्नी की रूह को मुक्ति मिलती है और पूरे गांव का भला होता है तो मैं आपसे विवाह करने को तैयार हूँ। क्या तुम सच कह रही हो रुमैसा? तुम इस बूढ़े के साथ फेरे लोगी? हाँ, मैं अपनी मर्जी से ये विवाह करूंगी। चलिए मंदिर चलते हैं। हाँ,
आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर दोनों मंदिर में जाते हैं और कुछ ही देर में उन दोनों का विवाह हो जाता है। तभी अचानक एक तेज रोशनी फैल जाती है और शनाया की आत्मा प्रकट हो जाती है। तभी शमशेर चौधरी एक नौजवान में बदल जाता है। सनाया, सनाया देखो, देखो मुझे मुक्ति मिल गई। मुझे मुझे क्षमा कर देना सनाया, क्षमा कर देना। मुस्कुराते हुए शनाया की रूह आसमान में विलीन हो जाती है। रुमैसा, तुमने मुझ पापी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। अब मैं तुम्हें इस विवाह के बंधन से आजाद करता हूं। मैं जा रहा हूं क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रुकिए जी, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया है, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। ईश्वर ने हमें इस पवित्र बंधन में बांधा है और मैं अपनी मर्जी से आपकी पत्नी बनकर आपके इस आलीशान जिंदगी को खुशियों से भरना चाहती हूँ। शमशेर चौधरी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर दोनों अपनी पुरानी कड़वाहट को भूलकर एक नई जिंदगी, खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करने लगते हैं।